बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट लेक्चर में हमने किंगडम प्रोटिस्टा के इंट्रोडक्शन को स्टडी किया था और ये स्टडी किया था कि हमने इस किंगडम प्रोटिस्टा को हमने सेपरेट ग्रुप क्यों बनाए, इसके पीछे इसकी रीज़न क्या थे, ये हमने स्टडी किया था। और फिर लास्ट पे हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के ज़रिए से भी किंगडम प्रोटिस्टा को स्टडी किया था। आज के लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोटोजोआ, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, मतलब ऐसे प्रोटोजोआ जो एनिमल लाइक हो, जो एनिमल से मिलते जुलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। अब हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। इसमें हमने जितने भी प्रोटोजोआ पढ़ने हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। और ये जो प्रोटोजोआ है ये अपनी फूड को जो इंजेस्ट करेंगे वो एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस से करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि एंडोसाइटोसिस क्या है। एंडोसाइटोसिस को हमने चैप्टर नंबर 4 में भी एक्सप्लेन किया था। ये जो एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस है ना, इसमें हम भी कहते हैं कि जब भी इसकी इन प्रोटोजोन के साथ ना जो फूड आती है ना, इसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना प्रोटोजोन की, मतलब जितने भी एनिमल्स हैं उनकी मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, इनफोल्ड हो जाती है, मतलब अंदर की तरफ चली जाती है और एक विक्यूल्स बना लेती है, जिसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। और यहाँ पे जो हम प्रोटोजोन को स्टडी करेंगे ना, इनमें क्या होगा, एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस होगा, मतलब इन तमाम के अंदर एंडोसाइटोसिस प्रोसेस अकर होता है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम इसके डिफरेंट ग्रुप देख लेते हैं कि कौन कौन से ग्रुप हैं। फर्स्ट पे है जूफ्लैजिलेट, एमेबाज, सीरो एक्टिनोपोडा, फोरम फेरा एपिकम्प्लेक्सन और सिलिएट्स। ये क्या है, इसके डिफरेंट ग्रुप हैं। इनको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे आज के लेक्चर में। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम इसकी देख लेते हैं टेबल, मतलब इसमें जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं हमने आगे क्या क्या इसकी स्टडी करना है। फर्स्ट में हम इसकी फॉर्म देखेंगे, मतलब किस फॉर्म में ये पाए जाते हैं। हमने इंट्रोडक्शन भी पहले कहा है कि यहाँ पे हम जितने भी प्रोटोजोन पढ़ेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, यूनिसेलुलर होंगे। फिर हम इसकी लोकेशन को स्टडी करेंगे कि मतलब ये किस मूवमेंट के साथ ये मूव करते हैं। लास्ट पे हम इसके एग्जांपल को स्टडी करेंगे वन पे वन। अमेबा हो गया, जूफ्लैजिलेट, टीनोपोडा, पोड्स, ये सारे हमने आगे स्टडी करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है सबसे पहले अमेबाज को हम स्टडी करते हैं। अगर हम इसके हैबिटेट की बात करें तो ये फ्रेश वाटर में भी होते हैं, मेराइन में भी होते हैं और सॉइल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। और इनके अंदर कुछ एनिमल के पैरासाइट भी मौजूद होते हैं। This group includes all the free living freshwater, marine and soil amoebas. It also includes some parasite of animals. अगर ये इसके हम फॉर्म्स की बात करें तो ये यूनिसेलुलर होते हैं। शेप, इसके अंदर कोई भी शेप डेफिनाइट शेप मौजूद नहीं होती। और इसकी अगर हम लोकोमोशन की बात करें, मूवमेंट की बात करें, तो इसके अंदर फ्लैजेला मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से ये सीडोपोडिया के ज़रिए से मूव करते हैं। सीडोपोडिया का मतलब होता है, सीडो मीन फॉल्स, पोडिया का मतलब होता है फुट, मतलब ऐसे फुट जो मतलब वक्ती तौर पर बने और उसी टाइम ख़त्म भी हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, सीडोपोडिया कहते हैं, या उसे हम फॉल्स फुट भी कहते हैं। ये अमेबास की पूरी बॉडी के ऊपर मौजूद होते हैं, जो उसे लोकोमोशन में या मूवमेंट में हेल्प करते हैं। दे मूव बाय द फॉर्मिंग द स्पेशलाइज साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन कहते हैं, कॉल्ड सीडोपोडिया। अब हम इसकी देख लेते हैं कि एग्जाम्पल कौन सी है। एग्जाम्पल एंड अमेबा हिस्टोलेटेकिया, इट इज़ एन इंटेस्टाइनल पैरासाइट। ये कहाँ पे मौजूद होता है, पैरासाइट इंटेस्टाइन में मौजूद होता है। इट काज द अमेबिक डिसेंट्री इन द ह्यूमन, मतलब ये क्या काज करते हैं, किस कौन सी डिजीज़ की वजह बनता है, मतलब ये ह्यूमन के अंदर डिसेंट्री काज करता है। ये जो एंट अमेबा हिस्टोलेटेकिया है ना, ये इंटेस्टाइनल पैरासाइट है और ह्यूमन के अंदर डिसेंट्री काज करता है। ये थे इसके एग्जाम्पल। आगे हमने देखना है जैंट अमेबा। जैंट अमेबा मतलब, जैंट का मतलब होता है बहुत बड़ा, मतलब ऐसा अमेबा जो साइज में बड़ा हो। जैंट अमेबा अगर हम इसका साइंटिफिक नेम देखें तो इसका साइंटिफिक नेम है पिलोमैक्सा बलिस्ट्रिस, ये इसका साइंटिफिक नेम है। दिस स्पीशीज हैज़ मल्टीपल मेम्ब्रेनस बाउंड न्यूक्लियाई। ये जो मतलब इसके अंदर ना बहुत से न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं और हर न्यूक्लियाई के इर्द गिर्द मेम्ब्रेन मौजूद होते हैं, मतलब हर न्यूक्लियाई मेम्ब्रेन बॉन्डेड होता है।
सच न्यूक्लियाई आर नॉट प्रेजेंट इन एनी ऑफ द यूकैरियोट्स, मतलब जितने भी यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियाई मौजूद नहीं होता, लेकिन ये वह अमेबा जिसके अंदर प्रोटोजोन जिसके अंदर ना न्यूक्लियाई मौजूद होता है। दी जैंट अमेबा ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम दी मैथोजेनिक बैक्टीरिया, ये जो जैंट अमेबा ये एनर्जी कहाँ से हासिल करती है? मैथोजेनिक बैक्टीरिया के अंदर। ये जो जैंट अमेबा है ना इसके अंदर ना मैथोजेनिक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, मतलब छोटे छोटे मैथोजेनिक बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जहाँ से ये एनर्जी को हासिल करते हैं। मैथोजेनिक बैक्टीरिया लिव इनसाइड द जैंट बैक्टीरिया, मतलब ये कहाँ पे रहते हैं? जैंट बैक्टीरिया के अंदर ही रहते हैं। इनसाइड का मतलब है मतलब अंदर रहना। और जैंट अमेबा live inside the mud at the bottom of the freshwater ponds. They also involved in the degradation of the organic molecules. ये जो जैंट अमेबा है ना ये कहाँ पे रहता है? एक तो ये बॉटम मतलब नीचे वाले तय निचली तह में रहता है, और ये फ्रेश वाटर में रहता है, पॉन्ड्स में रहता है, और ये मड के अंदर भी रहता है। अगर इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो ये डिग्रेशन मतलब ब्रेक डाउन करता है कितने किसको? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को, मतलब उस मड के अंदर मौजूद उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को डिग्रेड करता है, ब्रेक डाउन या उसे ब्रेक डाउन करता है। ये था अमेबा। और सेकंड पे हमारा जो ग्रुप है वो है जू फ्लैजिलेट। जू मतलब एनिमल्स, फ्लैजिलेट मतलब फ्लैजेला, जैसे कि नाम से भी ज़ाहिर होता है ऐसे एनिमल जिनके अंदर फ्लैजेला मौजूद हो उसको हम क्या कहते हैं? जू फ्लैजिलेट। इसके हम अब कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं कि कौन कौन से इसके अंदर खसूसियात मौजूद हैं। जू फ्लैजिलेट आर मोस्टली यूनिसेलुलर और फ्यू ऑर्गेनिजम्स आर कॉलोनिकल। कुछ मोस्टली जो होते हैं ना यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं ना कुछ जो होते हैं ना वो कॉलोनिकल फॉर्म में होते हैं। अगर हम इसकी शेप की बात करें दे हैव स्फेरिकल और एलोंगेटेड बॉडीज, मतलब इसके अंदर जो बॉडीज मौजूद होती है ना या वो एलोंगेटेड होंगी या स्फेरिकल होंगी। दे हैव सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस, और इसके अंदर ना एक सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जो सेंटर के अंदर होता है। दे पोसेस 1 to many फ्लैजेला फॉर द लोकोमोशन, मतलब इसके अंदर जो फ्लैजेला मौजूद होते हैं या एक होंगे या एक से ज़्यादा मौजूद होंगे। ये फ्लैजेला लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। दे ऑब्टेन देयर फूड बाय इंजेस्टिंग लिविंग और डेड ऑर्गेनिजम्स, ये जो जू फ्लैजिलेट है ना ये अपनी फूड को हासिल करते हैं कहाँ से? या लिविंग ऑर्गेनिज्म से या डेड ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। और ये फूड को किस तरीके से इंजेस्ट करेंगे? एंडोसाइटोसिस के मेथड के ज़रिए से इंजेस्ट करेंगे। सम फ्लैजिलेट ऑब्टेन द न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड ऑर्गेनिजम्स और डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, ये जो फ्लैजिलेट है ना ये ऑब्टेन करते हैं न्यूट्रिएंट को डेड ऑर्गेनिज्म से और उसे और जो ऑर्गेनिक मैटर होता है जो ऑर्गेनिक और डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को। या तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से फूड हासिल करेंगे या डेड ऑर्गेनिज्म से। और कुछ फ्लैजिलेट होते हैं जो मतलब न्यूट्रिएंट को हासिल करते हैं डेड ऑर्गेनिज्म से और या वो डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को या ऑर्गेनिक मैटर को। ये थे इसके करैक्टर कुछ। अब हम देख लेते हैं कि इसमें जो जू फ्लैजिलेट है इनके अंदर सिम्बियोटिक फॉर्म में मौजूद होते हैं, पैरासाइट फ्लैजिलेट भी मौजूद होते हैं और फ्री लिविंग फ्लैजिलेट भी मौजूद होते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से हैं। अगर हम सिम्बियोटिक जू फ्लैजिलेट की बात करें तो इसके अंदर आता है जो फर्स्ट पे है ट्राइकोनिफस। ट्राइकोनिफस आर कम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड फ्लैजिलेट, ये कम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं और स्पेशलाइज्ड फ्लैजिलेट। दे हैव मैनी फ्लैजेला, मतलब इसके अंदर अगर लोकोमोशन की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारे फ्लैजेला मौजूद होते हैं। दे लिव एज ए सिम्बियोटन इन द गट ऑफ द टर्माइट्स। टर्माइट्स कहते हैं दीमक को, मतलब ये क्या करते हैं ये टर्माइट्स के अंदर रहते हैं। ये जो टर्माइट्स है ना ये क्या करती है जितनी भी ड्राई वुड्स है ना उनको खाती है, लेकिन ये उसको ना डिजेस्ट नहीं कर पाती, हजम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ये जो सिम्बियोटन है ये ट्राइकोनिफस है ना ये उनके अंदर रहते हैं और ये उनकी फूड को क्या करते हैं ब्रेक डाउन करते हैं और छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं और उनकी फूड को डिजेस्ट करने में उनकी हेल्प करते हैं। अगर हम इसकी बात करें ये जो टर्माइट्स है ये टर्माइट्स के अंदर ट्राइकोनिफस रहते हैं। ये टर्माइट्स की हेल्प करते हैं वुड को डिजेस्ट करने में
और ये जो टर्माइट्स है ना उनको एक रहने की जगह देता है, मतलब एक होस्ट प्रोवाइड करता है ताकि वो वहाँ पे रह सकें। अगर हम देखें जाए ये दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं, जिसको हम कहते हैं ये सिम्बायोटन है। दे हेल्प द टर्माइट्स इन द डाइजेशन ऑफ ड्राई वुड, मतलब इसकी फूड को डिजेस्ट करने में इनकी हेल्प करते हैं। ये कम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं और इसके अंदर मैनी फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं और ये रहते कहाँ पे हैं, इन द गट ऑफ टर्माइट्स, और हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ वुड को। अगर इसमें हम पैरासाइट देखें कि पैरासाइट फ्लैजिलेट कौन से हैं, पैरासाइट फ्लैजिलेट काज द डिजीज। ये जो पैरासाइटिक फ्लैजिलेट नहीं है ये काज करते हैं डिजीज़ को, या डिजीज़ काज करने की वजह बनते हैं। फॉर एग्जांपल ट्राइपैनोसोमा इज़ अ ह्यूमन पैरासाइट। ये जो ट्राइपैनोसोमा है ना ये ह्यूमन पैरासाइट है। इट काज द अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो इसका नेम है, ये जो इसकी काज है ना अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़, इसका नाम किस बेस पर रखा गया। सबसे पहले ये जो डिजीज़ है ना ये पैरासाइटिक फ्लैजिलेट ये कहाँ पे अकर हुई थी, अफ्रीका के लोगों में अकर हुई थी, जिसकी वजह से हम इसके नेम में यही कहते हैं कि इसका जो नेम है ना वो है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़। ये किसकी वजह से होती है, अगर हम इस ट्राइपैनोसोमा की बात करें तो ये जो ट्राइपैनोसोमा है ना ये ह्यूमन पैरासाइट है। ये किसकी वजह से काज होता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ की वजह से। ये जो ट्राइपैनोसोमा इज ट्रांसमिटेड बाय द इन्फेक्टेड सेट्सी फ्लाई। ये जो ट्राइपैनोसोमा है ना ये ट्रांसमिटेड होते हैं किसके ज़रिए से, इन्फेक्टेड सेट्सी फ्लाई के ज़रिए से। मतलब ये जो फ्लाई है ना ये जब ह्यूमन को काटती है तो उसके ज़रिए से ये ट्राइपैनोसोमा उस बॉडी के अंदर इंटर होता है और काज करता है अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़। और लास्ट पे है फ्री लिविंग फ्लैजिलेट, मतलब ऐसे फ्लैजिलेट जो फ्री लिविंग हो, जो किसी के ऊपर डिपेंड ना करते हो, उनको हम क्या कहते हैं, फ्री लिविंग फ्लैजिलेट। इसमें आ जाता है कोनोफ्लैजिलेट। कोनोफ्लैजिलेट आर सेसाइल मतलब फिक्स होना। इसके अंदर ये मराइन में प्रेजेंट होते हैं, फ्रेश वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं। दे आर अटैच बाय स्टल्क, मतलब ये एक किसी भी टैनिंग के साथ अटैच होते हैं या किसी रॉक्स के साथ भी अटैच हो जाते हैं। देयर सिंगल फ्लैजेलियम इज सराउंड बाय अ डेलिकेट कॉलर। ये जो फ्लैजेलियम है ना इसके साथ ना एक कॉलर होता है, मतलब एक कॉलर बना हुआ होता है, मतलब या हम इसे कहेंगे जो फ्लैजेलियम है ना इसके इर्द गिर्द ना एक कॉलर प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं सिंगल फ्लैजेलियम इज सराउंड बाय अ डेलिकेट कॉलर कहते हैं। दे हैव दियर स्ट्राइकिंग सिमिलरिटीज विद द अदर कॉलर सेल ऑफ दियर स्पॉन्जेस, मतलब ऐसी स्पॉन्ज जिसके अंदर कॉलर प्रेजेंट होता है ये जो फ्लैजेलियम है ना उसके साथ सिमिलर है, मतलब उससे इसकी सिमिलरिटीज स्पॉन्जेस के साथ मिलती हैं। Thus these organisms are most important for the evolutionary point of view। ये जो organisms है ना बहुत important है evolutionary point of view से। It is believed that the sponges have evolved from the conoflagellate, मतलब ये जो कॉनोफ्लैजिलेट है ना ये जो स्पॉन्जेस है ना इसकी एवोल्यूशन हुई है कॉनोफ्लैजिलेट के से। अब हम इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिलिएट। सबसे पहले हमने स्टडी किया अमेबास को, फिर हमने ज़ूफ्लैजिलेट को स्टडी किया और उसके अंदर हमने सिम्बियोटन को स्टडी किया। उसकी सिम्बियोटन की जो टाइप्स थी जो उसका नेम था वो था ट्राइकोनोफस और दूसरा था पैरासाइटिक फ्लैजेला जिसके अंदर हमने ट्राइपैनोसोमा को स्टडी किया था और लास्ट पे हमने कहा फ्री लिविंग फ्लैजिलेट। वो कौन से हैं, कोनोफ्लैजिलेट, मतलब ऐसी फ्लैजिलेट जो फ्री लिविंग किसी पे डिपेंड ना करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कोनोफ्लैजिलेट कहते हैं। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है सिलिएट्स। सिलिएट में हम इसके करैक्टर को देख लेते हैं। सबसे पहले सिलिएट में इसमें अगर हम कहेंगे ये यूनिसेलुलर है, जैसे कि पहले जो हमने दो पढ़े वो सारे भी क्या थे, यूनिसेलुलर थे। और इसके अंदर जो मेन करैक्टर है, जो मेन है इसकी खसूसियत वो है, इसके अंदर जो मेन करेक्टर वो है पेलिकल या पेडिसल। दे हैव द फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग कार्ड द पेरिसल, मतलब इसके इर्द गिर्द ना सिलिएट के इर्द गिर्द एक फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग होती है, उसको हम कहते हैं पेलिकल्स। द पेलिकल गिव्स देम अ डेफिनेट शेप बट दिस शेप कैन बी चेंज।
चेंज, ये जो पेलिकल्स है ना, ये क्या करते हैं, सिलियर्स को एक डेफिनाइट शेप देते हैं, लेकिन ये जो शेप है ना, ये चेंजेबल होती है, मतलब इसको हम ये सिलियर्स अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं। या इसमें हम अगर कहें, अगर ये जो इसकी सरफेस है ना, इसकी सरफेस के ऊपर ना इसकी बॉडी के ऊपर ना सिलिया प्रेजेंट रहते हैं, मतलब इसकी पूरी बॉडी क्या होती है, वो कवरिंग होती है सिलिया के से। द सरफेस ऑफ द पैरामीशियम इज कवर्ड विद सेवरल थाउजेंड सिलिया, मतलब इसके अंदर ना बहुत सारे सिलिया मौजूद होते हैं जो हेल्प करते हैं इन मूव इन अ कोऑर्डिनेट मैनर के ज़रिए से ये मूव कर सकें। और ये इसकी मूवमेंट मतलब ये हेल्प करते हैं फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए और बैकवर्ड मूवमेंट के लिए। लेग्स, इसकी लोकोमोशन की बात करते हैं। अगर हम इसकी लोकोमोशन की बात करें तो इसके अंदर ना सम सिलिएट्स आर सेसाइल, मतलब इसके अंदर कुछ ऐसे सिलिएट होते हैं जो सेसाइल होते हैं, जो फिक्स होते हैं, जो मतलब किसी रॉक के साथ या किसी स्टॉल के साथ, मतलब किसी टैनिंग के साथ ये क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, जो हेल्प करते हैं वाटर, मतलब ये वाटर के अंदर ये एक वाटर करंट बनाते हैं, मतलब पानी की एक लहरें बनाते हैं। जो ये जो वाटर करंट है ना, ये ऑर्गेनिज्म की लोकोमोशन में उसकी हेल्प करता है, या फूड की रिसर्च के लिए भी ये वाटर करंट उसकी हेल्प करता है। अगर हम इसकी न्यूट्रिशन की बात करें तो सम सिलिएट इंजेस्टेड बैक्टीरिया एंड अदर टिनी प्रोटिस्ट, ये जो सिलिएट्स है ना, ये क्या करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, खाते हैं बैक्टीरिया को, और जो छोटे छोटे प्रोटिस्ट होते हैं उनको भी खाते हैं। अगर हम इसकी ऑस्मो रेगुलेशन की बात करें कि इसके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कि बैलेंस करना, किसी भी चीज़ को अपनी बॉडी के अंदर बैलेंस करना। दे हैव दिस स्पेशल ऑर्गेनलीज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, मतलब इसके अंदर ना एक स्पेशल ऑर्गेनली प्रेजेंट होती है, ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ना, ये रेगुलेट करती है वाटर की मूवमेंट को इन द फ्रेश वाटर सिलिएट्स, मतलब ऐसे सिलिएट जो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हो उनकी बॉडी के अंदर ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल मतलब बनता है या होता है, जो वाटर की को रेगुलेट करता है। ये था ऑस्मो रेगुलेशन। और लास्ट पे इसका है न्यूक्लियाई। सिलिएट्स हैव टू काइंड ऑफ न्यूक्लियाई, मतलब इसके अंदर दो काइंड ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ऑल अदर द प्रोटोजोन्स हैव सिंगल न्यूक्लियस, लेकिन और जितने भी प्रोटोजोन हैं उनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसके अंदर ना दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट पे है डिप्लॉयड न्यूक्लियाई मैक्रोन्यूक्लियाई, और सेकंड पे है पॉलीप्लॉयड मैक्रोन्यूक्लियाई। ये जो डिप्लॉयड मैक्रोन्यूक्लियाई ना, इसके अंदर जो दो क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि इसके अंदर ना दो मैक्रोन्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं। दीज आर स्मॉल एंड डिप्लॉयड न्यूक्लियाई, मतलब ये क्या है, स्मॉल है और डिप्लॉयड न्यूक्लियाई हम इसको कहते हैं। ईच सिलिएट्स है वन और मोर मैक्रोन्यूक्लियाई, और इसके अंदर ना एक से ज़्यादा मैक्रोन्यूक्लियाई होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब ये इन्वॉल्व होते हैं कहाँ पे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जबकि जो पॉलीप्लॉयड मैक्रोन्यूक्लियाई है ना, इसके अंदर सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, और ये कंट्रोल करते हैं मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ ऑफ द प्रोटोजोन, मतलब ये प्रेजेंट होते हैं, ये कहाँ, मतलब ये सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, मतलब इसके अंदर बहुत सारे क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और एक सेट की फॉर्म में होते हैं, और ये कंट्रोल करते हैं प्रोटोजोन की मेटाबॉलिज्म को और उसकी ग्रोथ को। इट इज़ लार्ज एंड पॉलीप्लॉयड विद द मैनी सेट ऑफ क्रोमोसोम न्यूक्लियस। इट कंट्रोल सेल मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ, ये सेल मेटाबॉलिज्म और उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। लास्ट पे इसके कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि जब दो इंडिविजुअल, दो ऑर्गेनिज्म आपस में मिलते हैं और वो क्या बनाते हैं, कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर बनाते हैं या कॉन्जुगेशन बनाते हैं। मोस्ट ऑफ द सिलिएट्स अंडरगो द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉल्ड कॉन्जुगेशंस, मतलब ये जो सिलिएट्स है ना, इनके अंदर ना मोस्टली जो होते हैं ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, वो किसके ज़रिए से होती है, कॉन्जुगेशन के ज़रिए से होती है। अब कॉन्जुगेशन क्या है, During conjugation, two individuals come close each other and exchange their genetic material. जब दो इंडिविजुअल आपस में मिलते हैं और वो एक्सचेंज करते हैं जेनेटिक मटेरियल को या जीन्स को एक दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेशन कहते हैं। और ये कहाँ पे होती है कॉन्जुगेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है और सिलिएट्स के अंदर होती है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंदर एग्जाम्पल जो दी गई है ना हमारी बुक में, वो है पैरामीशियम।
अब इसका जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है फोरामेनिफेरा फेरा एंड एक्टिनोपोड्स। अगर हम इन दोनों की शेल की बात करें, दिस मेराइन प्रोटोजोन प्रोड्यूस शेल ओवर टेस्ट। ये जो प्रोटोजोन है ना, ये एक तो मेराइन है और दूसरा ये प्रोड्यूस करते हैं शेल या टेस्ट को। द रेस्ट ऑफ द फोरामेनिफेरन्स आर मेड अप ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट। इनके जो शेल होते हैं इनके जो टेस्ट होते हैं ना, वो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बने हुए होते हैं। अगर हमें एक्टिनोपोड की बात करें तो वो सिलिका से मिलकर बने हुए होते हैं। द टेस्ट ऑफ एक्टिनोपोड आर मेड अप ऑफ दियर सिलिका। अगर हम इसकी लोकोमोशन की बात करें तो इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होते हैं। द शेल और टेस्ट कंटेन द पोर्स, मतलब इनके जो शेल है ना, इनके अंदर ना एक पोर्स प्रेजेंट होते हैं। द साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस कैन मूव आउट थ्रू दिस पोर। ये जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है ना, इन पोर के ज़रिए से बाहर निकलते हैं। मतलब इसके शेल के ऊपर ना एक पोर प्रेजेंट होता है, उन पोर से साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन निकलता है। दिस साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन फॉर्म अ स्टिकी इंटरकनेक्टेड नेट। और ये जो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होता है, एक तो ये स्टिकी होता है, मतलब जो चिपक जाए, एक स्टिकी होता है, और ना ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड फॉर्म में होते हैं और एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं। प्रे आर इंटेग्रल्ड इन दिस नेट, मतलब जब भी कोई प्रे आता है ना, उस नेट के अंदर क्या हो जाता है, इंटेग्रल्ड हो जाता है, मतलब उसके अंदर फंस जाता है। ये जो एक अगर हम फिर इसकी बात करें, ये जो साइटोप्लाज्मिक ये जो शेल है ना, इस शेल के इर्द गिर्द पोर प्रेजेंट होते हैं। उन पोर के ज़रिए से ये साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन बाहर निकलते हैं और ये स्टिकी होते हैं और ये एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। जब भी कोई प्रे आता है या फूड जब इनको कोई फूड की ज़रूरत होती है, तो ये जो स्टिकी साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है ना, उन फूड को क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं या इंटेग्रेट कर लेते हैं। ये था इसका साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो डेड फोरामेनिफेरन्स है ना, ये अगर डेड हो जाए तो इससे क्या फ़ायदा मिलता है। द डेड फोरामेनिफेरन्स सिंक टू द बॉटम ऑफ द ओशंस। ये मतलब ये ओशंस की बॉटम के नीचे ये कहा हो जाता है, सिंक हो जाते हैं। दे फॉर्म इन दियर ग्रे मड, और ये क्या बनाते, एक ग्रे मड बना देते। मतलब जब भी ये डेड होते हैं ना, पहले ये क्या बन जाते हैं, एक इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना, वो अगर इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो ये वो एक ग्रे मड बना देता है। ये जो ग्रे मड है ना, बाद में ग्रेजुअली ऐसा ऐसा ये क्या होते चेंज होती जाती है चाल्क के ज़रिए, ये चाल्क में चेंज हो जाती है। मतलब पहले ये जब डेड हो जाते हैं ना, डेड होने के बाद ये ग्रे मड में रहते हैं, मतलब ये मिट्टी की तरह से पहले होते हैं और उस मिट्टी का कलर होता है ग्रे होता है। बाद में ये जो ग्रे मड है ना, इसके अंदर कोई ऐसा चेंजिंग आती जाती है और जो बाद में ये चाल्क बना देते हैं। द ओल्ड एंड डेड फोरामेनिफेरन्स आर चेंज इनटू द लाइमस्टोन, और ये बाद में और उसके बाद चाल्क के बाद ये लाइमस्टोन भी बना देते हैं, जो हम घरों वगैरह में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जो एपी कम्प्लेक्सन है। ये हमारे पास लास्ट इसका ग्रुप है एपी कम्प्लेक्सन। एपी कम्प्लेक्सन में हम सबसे पहले इसके पैरासाइट की बात कर लेते हैं। एपी कम्प्लेक्सन आर लार्ज ग्रुप ऑफ पैरासाइटिक प्रोटोजोआ। हमने जितने भी प्रोटोजोआ अभी स्टडी किया है ना, उनमें से जो सबसे जो लार्ज ग्रुप है ना, पैरासाइटिक प्रोटोजोआ है, मतलब एपी कम्प्लेक्सन है। some of them cause serious disease in man like malaria। मतलब ये जो ह्यूमन है ना, इनके अंदर ना एक सीरियस डिजीज़ काज होती है, मतलब मलेरिया के ज़रिए से ह्यूमन के अंदर एक सीरियस डिजीज़ काज होती है। अगर हम इसकी लोकोमोशन की बात करें तो इसमें लोकोमोशन, इसके अंदर कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होता और इसकी जो बॉडी होती है वो खुद फ्लेक्सिबल होती है, जिसकी वजह से ये खुद ही लोकोमोशन करती है। दे लाइक द लोकोमोटरी ऑर्गन बट दे मूव बाय फ्लेक्सिंग देयर बॉडी। अपनी बॉडी को फ्लेक्स करके जो लोकोमोशन है ज़ाहिर करती है। रिप्रोडक्शन की अगर बात करें तो दे डेवलप दियर स्पोर्स एट सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ। ये स्पोर बनाती है एट सम स्टेज ऑफ देयर लाइफ। दीज स्पोर आर स्मॉल इन्फेक्टिव एजेंट। ये जो स्पोर होते हैं ना, ये स्मॉल होते हैं और इन्फेक्टिव एजेंट होते हैं।
स्पोर्स आर ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, और यह स्पोर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन की तरफ ट्रांसफ़र होते हैं। मतलब इसके जो स्पोर होते हैं कुछ स्टेजेस पे ये अपने स्पोर क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। ये स्पोर क्या होते हैं, इन्फेक्टिव होते हैं और स्मॉल फॉर्म में होते हैं। और ये जो स्पोर है ना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र करते हैं। अगर इसकी होस्ट की बात करें तो एपोकम्प्लेक्सन के जो होस्ट हैं 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। मतलब ये जो अपना लाइफ स्पेंड करते हैं ना, लाइफ टाइम पीरियड ये एक या एक से ज़्यादा होस्ट में गुजारती है। और इसके एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। फर्स्ट में हमने इसके पैरासाइट की बात करी कि ये एक लार्जेस्ट ग्रुप है और इसके अंदर ना ये क्या करता है, एक डिजीज़ काज करता है। ये ह्यूमन के अंदर जिसके मतलब मलेरिया के ज़रिए ह्यूमन के अंदर एक डिजीज़ काज होती है। और इसके अंदर कोई लोकोमोशन ऑर्गन का नहीं होता। और इसकी जो बॉडी होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। और रिप्रोडक्शन के दौरान इनके जो इसके सम स्टेजेस पे ये स्पोर प्रोड्यूस करता है। और ये जो स्पोर होते हैं स्मॉल साइज में होते हैं और ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते रहते हैं। अगर इनके होस्ट की बात करें तो इसके अंदर एक से 2 या 2 से ज़्यादा होस्ट प्रेजेंट होते हैं। अब इसकी जो एग्जांपल है हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि इसका लाइफ साइकिल क्या है प्लाज्मोडियम का। इट काज द मलेरिया इन द मैन, ये जो प्लाज्मोडियम ये काज करता है मलेरिया इन द मैन के अंदर। इट हैज़ द फॉलोइंग लाइफ साइकिल। फर्स्ट पे जो है स्पोरोसाइट, ये जो मलेरिया है जब ह्यूमन को बाइट कर या फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो क्या करती है, बाइट करती है किसी भी पर्सन को, तो उसकी बॉडी के अंदर ना प्लाज्मोडियम को ट्रांसफ़र करती है। प्लाज्मोडियम या स्पोरोजॉइड को ट्रांसफ़र करती है इनटू द बॉडी ऑफ द मैन। मतलब ये जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है ये किसी भी पर्सन को जब बाइट करती है तो उसकी बॉडी के अंदर प्लाज्मोडियम या स्पोरोजॉइड को उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर देती है। जब उसकी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र करती है तो सबसे पहले ये जो स्पोरोसाइड है ना ये इंटर होता है लीवर सेल में। लीवर सेल के बाद ये इंटर हो जाता है रेड ब्लड सेल के अंदर। मतलब सबसे पहले ये जाती है ये जो स्पोरोसाइड है लीवर सेल के अंदर जाते हैं, फिर इसके ये इंटर होते हैं रेड ब्लड सेल के अंदर। ये और इसकी जो डिवीज़न है मतलब यहाँ पे ये इसकी डिवीज़न होती है वो होती है रेड ब्लड सेल के अंदर। रेड ब्लड सेल के अंदर इसकी डिवीज़न होती है। जब ये रेड ब्लड सेल है ना ये जब ब्रस्ट होते हैं ना इससे बहुत से मीरोजॉइड बाहर निकलते हैं। और ये जो मीरोसाइड होते हैं ना ये दूसरे मतलब जितने भी और रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो मतलब न्यू रेड ब्लड सेल बन रहे होते हैं ना उनको क्या करते हैं, इन्फेक्ट कर देती है। इस तमाम प्रोसेस को हम कहते हैं मीरोजॉइड। मीरोजॉइड किस तरह से आकर होता है, लेकिन जब फीमेल एनोफिलीज द मॉस्किटो बाइट करती है किसी भी पर्सन को, उसके अंदर अपना प्लाज्मोडियम उस ह्यूमन के अंदर या पर्सन के अंदर डाल देती है। वो जो स्पोरोसाइट है ना वो इंटर होते हैं लीवर सेल के अंदर। लीवर सेल के बाद वो जाता है रेड ब्लड सेल के अंदर और वहीं पे उसकी मल्टीप्लिकेशन होती है। मतलब वहीं पे वो अपनी ग्रोथ को इंक्रीज़ करते हैं। नंबर ऑफ स्पोरोजॉइड्स इंक्रीज़ होते हैं। फिर उसके बाद ये जो रेड ब्लड सेल है ना ये ब्रस्ट हो जाते हैं। फिर वहाँ से रिलीज़ होते हैं मीरोजॉइड। ये जो मीरोजॉइड है ना जितने भी न्यू रेड ब्लड सेल बन रहे होते हैं ना या बन चुके होते हैं उनको जाके इन्फेक्ट करता है। इस तमाम प्रोसेस को हम कहते हैं मीरोजॉइड और ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहता है। अगर हम इसकी सिम्टम की बात करें तो इसकी सिम्टम में कौन कौन से आते हैं, सिमिल्टेनियस ब्रस्टिंग ऑफ मिलियंस ऑफ रेड ब्लड सेल काज द सिम्टम ऑफ मलेरिया। मतलब इसके अंदर ना बहुत सारे रेड ब्लड सेल क्या हो जाते हैं, ब्रस्ट हो जाते हैं जो काज बनते हैं, जो वजह बनते हैं मलेरिया के। दी सिम्टम आर चिल एंड हाई फीवर। मतलब इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा बुखार हो जाता है। दिस फीवर इज काज बाय द टॉक्सिक सब्सटेंस। ये जो फीवर है ये काज होता है कि टॉक्सिक सब्सटेंस के ज़रिए से काज होता है। दिस टॉक्सिक सब्सटेंस आल्सो अफेक्ट द अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये ना और भी जैसे कि बॉडी के ऑर्गन है ना उनको भी अफेक्ट करते हैं, ना कि सिर्फ रेड ब्लड सेल हो गए या तो लीवर सेल हो गए, जस्ट इनको नहीं अफेक्ट करता बल्कि और भी हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन है उनको भी अफेक्ट कर सकता है। ये थे इनकी काजेज सिम्टम थे। अब हम देखते हैं कि ये इसकी काजेज थी। अब हम इसके देखते हैं सिम्टम कौन कौन से हैं। दी सिमिल्टेनियस ब्रस्टिंग ऑफ मिलियन ऑफ द रेड ब्लड सेल काजेज दिए
ये इसके सिम्टम और कॉजेज दोनों हैं। ये दोबारा यहाँ पे वही बात कह रहे हैं, रिपीट हो रहे थे। सिम्टम ऑफ मलेरिया में मतलब इसमें मिलियन ऑफ रेड ब्लड सेल क्या होते हैं, ब्रस्ट होते हैं और कॉज करते हैं और वजह बनते हैं किसकी, मलेरिया के सिम्टम की। दीज सिम्टम और मतलब चिल और हाई फीवर हो जाता है। और ये जो फीवर है ना, ये कॉज होता है टॉक्सिक सब्सटेंस के ज़रिए से। ये जो टॉक्सिक सब्सटेंस है ना, ये अफेक्ट करते हैं अदर ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। और इसकी नेक्स्ट स्टेज है गेमिटोसाइड्स। गेमिटोसाइड में अगर हम इसकी में बात करें, ये जो मीरोसाइड है ना, ये चेंज हो जाते हैं। मीरोसाइड्स चेंज हो जाते हैं गेमिटोसाइड में। और ये some merozoites are changed into the gametozoids. These are sucked by the mosquito and reach in its the stomach and change into the gametes. मतलब ये स्टमक के अंदर आते हैं और स्टमक के अंदर आने के बाद ये गेमेट्स में चेंज हो जाते हैं। These gametes fuse to form zygote. जब गेमेट्स फ्यूज होते हैं तो एक जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट डिवाइड टू फॉर्म दी मैनी स्पोरोजाइड। और जब जाइगोट डिवाइड होता है तो एक स्पोरोजॉइड बनाता है। मतलब दोबारा वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। स्पोरोजॉइड से मीरोजॉइड बनेंगे, मीरोजॉइड से फिर ये गमीटोजॉइड बनेंगे। मतलब इस तरह से ये पूरा एक लाइफ साइकिल चलता रहता है। ये थे इसका लाइफ साइकिल। अगर हम इसकी डायग्राम में देखें तो ये एक मॉस्किटो है जो बाइट करे एक पर्सन को और उसके अंदर अपना एक प्लाज्मोडियम डाल रहा है। प्लाज्मोडियम सबसे पहले लीवर के अंदर जाएगा, लीवर्स के बाद रेड ब्लड सेल्स के अंदर जाएगा और फिर ब्लड स्टेज आती है। ब्लड स्टेज के बाद आती है और जब ब्लड सेल्स ब्रस्ट होते हैं तो वहाँ से मीरोजॉइड निकलते हैं और मीरोजॉइड फिर काज करता है। जितने भी न्यू रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको क्या करता है, काज करता है। उसके बाद आ जाती है गेमिटोसाइड्स और फिर गेमिटोसाइड्स में जाइगोट बनता है। जाइगोट्स के अंदर डिवीजन आकर रहती है, जाइगोट से फिर से स्पोरोजॉइड बनता है। इस तरह से ये एक पूरा साइकिल चलता रहता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। सबसे पहले हमने इसके इंट्रोडक्शन थोड़ा सा स्टडी किया था, उसके बाद हमने हर ग्रुप को 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया है। सबसे पहले हमने एमेबा को स्टडी किया है, फिर उसके बाद हमने जूफ्लैजिलेट को, सिलिएट्स को और फिर हमने फोरामेनिफेरेंस को स्टडी किया, एक्टिनोपोड हो गया और लास्ट पे हमने स्टडी किया एपोकम्प्लेक्सन और इसके अंदर हमने एग्जांपल दे दी प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम के अंदर हमने प्लाज्मोडियम में हमने इसका पूरा लाइफ साइकिल को स्टडी किया कि किस तरह से एक मॉस्किटो बॉडी को मॉस्किटो बाइट करता है और अपना प्लाज्मोडियम किस तरह से बॉडी के अंदर इंटर होता है और किस तरह से ये एक काज डिजीज़ करता है, डिजीज़ अकर होती है। ये सारा कुछ हमने स्टडी किया है। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।